सर आप हर लेक्चर में ना रिकॉर्डिंग खाली रेज्यूम कर देना, अगर बंद हो ना तो रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिएगा। ओके ओके ठीक है ना, अभी मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। मैम हेलो मुकेश सर। यस यस मैडम। सर हमें वो आपने बोला था खुद द लॉस्ट चाइल्ड और वो सब का लिखना है, तो वो हमें खुद बना के लिखना है कि आप नहीं नहीं बेटा, मैं आपको एक हिंट तो दे ही दूंगा, एक पीडीएफ मैं आपको आई विल बी सेंडिंग यू, लेकिन लिखना आपको है इन योर ओन वर्ड, बिकॉज लास्ट टाइम का जो आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस था, आई वाज शॉक्ड टू रीड दैट वाज, क्या बोलूं आपसे, अपने स्टूडेंट्स की बुराई करूं, दैट वाज रियली वेरी हॉरिबल। मुझे तो डर लग रहा था चेक करने में कि मेरे स्टूडेंट्स ने बाप रे इतना इतना हॉरिबल लिखा है, दैट वाज रियली वेरी डेंजर। नहीं थी ना, इसलिए प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, इसलिए। ठीक है, इस बार ऐसा मत करना। हमें फिर बिहेव की आपने जो वो द वाली वर्कशीट भेजी है, तो वो सब नोटबुक में लिखना है। हाँ ठीक है, चलो अब हम बाद में अभी क्लास में उसको डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, एंड हम डायरेक्टली सुनो, मैं मुझे बेटा थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करने दो, फिर बाकी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है? सर अभी कोई टेस्ट का मैंने नहीं बोला ना, मेरा फोन ना स्विच ऑफ था इसलिए। ना ना बेटा, कुछ नहीं बोला है, लेकिन बी रेडी, जैसे ही कोई चैप्टर हो जाता है बी रेडी फॉर द टेस्ट, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, द एडवेंचर ऑफ टोटो हमने इन द लास्ट क्लास किया था थोड़ा सा, एंड एक स्पेसिफिक सर आपने तो जो पीडीएफ भेजा वो हम लिखने दें ना नोटबुक में। हाँ बिल्कुल, वो नोटबुक में लिखना है, लिखने से ज्यादा बेटर है लर्न करना एंड प्रैक्टिस करना, सेल्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके सर आपने इसके आगे के लेक्चर में जो स्टार्ट किया था ना, वो थोड़ा सा एक बार वापस से समझा देंगे सर, क्योंकि उस दिन ना मेरे पास बुक भी नहीं थी और मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, इसलिए ओके नो सिर्फ प्रॉब्लम। थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में। मैंने भी एक पैराग्राफ जैसा ही कराया था, 1 और 2 पैराग्राफ, बट एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। The name of the chapter is chapter number 2, that is on page number 7, The Adventure of Toto, and Toto is name of a monkey. Yes. Sir, I haven't got the PDF of his English book. Okay, so download बेटा, download if you don't have, मैं send कर दूंगा तो मैम को। कौन सी ब्रांच? Can you share it in the chat? I'm not able to download it, so. No, whole PDF file be, there are a lot applications, NCERT की go to website and you will be getting, Google में जाके लिखो directly work. In my village, so sir मैं ना मूवमेंट की बुक लाई नहीं थी ना, तो सर मैं ना मंडे को आने वाली हूँ, तो बाय कर लूंगी, तो अभी एक्चुअली मेरे पास है नहीं सर। ओके नो प्रॉब्लम, अभी सिर्फ आप सुनो बस, बीच में जरूरत होगी तो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, मैं बीच बीच में आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा मुझे पढ़ाने दो, नाउ डोंट वेस्ट, चलो मुझे पढ़ाने दो। सो द टोटो इज नेम ऑफ मंकी, एंड ग्रैंडफादर, उसको एक ग्रैंडफादर है स्टोरी के अंदर। किसके ग्रैंडफादर है? तो जो हमारा राइटर है उसके ग्रैंडफादर है, मिस्टर मुल्कराज आनंद है। कौन है राइटर हमारे? बताया नहीं था, रस्किन बॉन्ड है हमारे राइटर। रस्किन बॉन्ड का इंट्रोडक्शन मालूम है किसी को? डज एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया? रस्किन बॉन्ड कौन? ओके, रस्किन बॉन्ड वाज अ ब्रिटिश ओरिजिन राइटर, ही वाज अ ब्रिटिश, अंग्रेज से ब्रिटिशर थे, but he was born and brought up here in India. So he called himself proudly as I am the Indian. And in all his stories, he mentioned India, my motherland. इंडिया को अपना मदरलैंड मानते हैं। ही इज डिस्क्राइबिंग आर नैनीताल, आर मसूरी, आर देहरादून, आर मैनी प्लेसेस डिस्क्राइबिंग। सो वो ब्रिटिश होते हुए भी अपने आप को ही इज प्राउडली कॉलिंग हिमसेल्फ एज एन इंडियन। ओके, सो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड एडवेंचर ऑफ टोटो है, ग्रैंडफादर है रस्किन बॉन्ड की, इमेजिनरी स्टोरी है, नॉट रियल। वो अपने ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि माय ग्रैंडफादर वाज अ वेरी गुड मैन एंड ही वाज लविंग ऑल द एनिमल्स एंड ही वाज हैविंग हिज प्राइवेट जू
and in that zoo he was keeping all kinds of animal. Wheresoever he was going and whatsoever kind of animal, new animal he was getting, he tried to bring that animal into his private zoo. घर के अंदर ही बना के रखा था. जनरली zoo क्या होता है, गवर्नमेंट ओन्ड होता है, but here that zoo was made by grandfather. और उस फैमिली के अंदर everybody liked animal and the zoo, but they all scared from the grandmother. दादी को पसंद नहीं कि उनके घर में कोई दूसरा एनिमल आए. So that was the problem. So grandfather bought टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लाए थे, 5 रुपीस में लेके आए थे. और उस मंकी को जब वो लेने गए तो उसको मंकी को बांध के रखता था, फीड नहीं करता था, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाज देयर विद द मंकी. सो ग्रैंडफादर ने उसको ले लिया, बाय कर लिया, उसको घर लेके आए और जो हमारा ऑथर है उसके रूम में रखा. रूम में रखने के बाद में ही टेयर ऑल द वॉलपेपर एंड टेयर द ब्लेजर ऑफ आवर ऑथर, एंड ग्रैंडफादर वाज वेरी हैप्पी दैट he is very active and he is trying to escape. ठीक है, जब वो रूम में उसको बांधा था, रखा था, हुक उसने तोड़ दिया है, was trying to escape. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, और फिर बीच में भी मैं स्क्रीन आपको शेयर करना है तो कर दूंगा, no problem. So he is clever, said grandfather. Due time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer to make the rope. ये जो टोटो है भागने के लिए कोशिश कर रहा था. That means he is trying to make the rope and he is trying to escape. His presence in the house is still secret. दादी से छुपा के रखा था. ये पैराग्राफ में मैंने बता दिया था कि उसका प्रेजेंस दादी से छुपा के रखा था, सीक्रेट रखा था. So Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter. के अंदर, बड़े से केज के अंदर he has been transferred, where number of other grandfathers pet lived very sociably together. Sociably together यानी प्यार से हिल मिल के सोसाइटी की तरह अच्छे से रहते थे. उसमें पहला नोटोरियस कैरेक्टर ये आया था. कौन? हमारा टोटो. यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था. नाउ आगे का A tortoise, उसके अंदर कौन कौन था? So a tortoise was there, a pair of rabbits over there, a tame squirrel. Tame squirrel, squirrel यानी आपको मालूम है गिलहरी, खिसकोली गुजराती में कहिए छे આપણે એને. And tame पाली हुई, ट्रेन की हुई. For a while my pet goat, यानी 4 एनिमल है. एक tortoise था, rabbit, squirrel, goat और ये 5वां टोटो आ गया था. But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. तो ये जब हमारा टोटो इन चारों एनिमल्स के साथ रहने के लिए गया, so what was the problem? He was created. ना तो खुद सोता था, ना दूसरों को रात को सोने देता. Night was meant to sleep. रात किसके लिए होती है? सोने के लिए होती. अगर कोई ऐसा एनिमल आ जाए जो आपको सोने ना दे तो क्या होगा? उड़ जाएगी. हाँ, नींद उड़ जाएगी. आप सुबह बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, रात भर जगो और सुबह जाके क्लास आपको अटेंड करने का चांस मिलेगा तो क्या करोगे? वेरी हॉरिबल सिचुएशन. स्कूल में नींद आएगी, टीचर आपको नींद आएगी, क्लास में सो जाएगी. क्लास में सो जाओगे, क्लास में सोओगे तो टीचर आपको पनिशमेंट देंगे. अगेन वेरी प्रॉब्लम, अ लॉट प्रॉब्लम. सर टीचर को पनिशमेंट देने के लिए भी अगले दिन स्टूडेंट को आना, तब तो वो सोता होगा, थोड़ी ना कान में चिल्ला के उठ जाना टीचर. पनिशमेंट उसको अगले दिन मिलेगी. टीचर भी अलग अलग होते हैं. बट एनीवेज द मंकी वाज क्रिएटिंग हैवॉक फॉर एवरीबॉडी and he was not allowing anybody to sleep whole night. So grandfather, who was to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur. अब नेक्स्ट डे को ग्रैंडफादर को कहाँ जाना था? एक देहरादून नाम की जगह है. इट्स अ हिल स्टेशन and he was living somewhere nearby Dehradun. And what is a pension? Pension means कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, when he get retirement after the job, he is getting 50% of his salary जब तक उसकी डेथ नहीं होती है, in terms of pension.
to survive himself along with his family. तो वो अमाउंट लेने के लिए एवरी मंथ उनको जाना पड़ता था. अभी तो बैंक में आ गया है सब. सो उनको देहरादून जाना था. सो सहारनपुर एक जगह है वहां पे, एंड डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. अब ऐसे नोटोरियस को कौन छोड़ के जाएगा अकेला? एक मंकी जिसने वॉल तोड़ दी हो, स्क्रैच कर दी हो, and is creating problem for everybody, so nobody wants to leave him behind. So grandfather decided कि no, he will create a havoc, so मैं इसको अपने साथ में ले जाऊंगा. I don't want to leave him here alone. मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगा. So unfortunately I could not accompany grandfather on the trip, but he told me about it afterward. So दो लोग गए देहरादून. One is Toto, दूसरा grandfather. So the author हमारा रस्किन बॉन्ड says कि I was unfortunately I didn't go there. I was not able to go. But yes, grandfather narrated me everything what has happened, and that is the reason I am a writer of the story and writing to you. तो हमें बता रहे a big black canvas kit bag was provided for Toto. एक टोटो को ले जाने के लिए क्या कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास का बैग लेके आए, एंड दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड. उसके लिए एक टेम्पररी घर बनाया बैठने के लिए. उसके अंदर थोड़े से स्ट्रॉ डाल दिए ताकि वो नीचे से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए. सो व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स through the opening, and that was made in such a way कि टोटो वहां से एस्केप ना कर पाए, वहां से भाग ना सके. भागेगा नहीं तो कंट्रोल में रहेगा. और सबसे ज्यादा हॉरिबल चीजें क्या होती है, मंकी का हाथ अगर बाहर निकल गया ना, so he can escape very well. So they have made and they have arranged the bag in such a way कि वहां से भागे नहीं, वहां से एस्केप उसका इम्पॉसिबल हो जाए. तो उन्होंने ऐसा किया कि उसके हैंड भी अंदर रहे, कैनवास के अंदर रहे और भाग ना सके, और इट वाज वेरी स्ट्रांग. सो हिज एफर्ट्स टू गो आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट. अगर उसको वहां से भागना है, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, बैग के साथ में रोल होना पड़ेगा. कैसा है, तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एक होती है आपके स्कूल में सैक रेस होती है. सैक रेस मालूम है? यस सर, वो एक थैला होता है, वो अपने पैर में अंदर डाल के रेस करते हैं. यस यस, जो आपका जूट बैग होता है ना, उसमें जंप करते जाओ. यस, जंप करते जाओ, हॉप करते जाओ, वो होता है. सो टोटो के भागने का वही ऑप्शन था कि बैग के साथ में उनको भागना. यस यस, एग्जैक्टली द सेम. स्पोर्ट्स डे में होता है. जब आप छोटे हो गए प्राइमरी क्लासेस में, तब आपके लिए सैक रेस होती होगी. अगर अभी भी कराते हैं तो इट्स गुड टू यू, यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, 2 साल से स्कूल में नहीं होगी. स्कूल रीओपन होगी, डोंट वरी. स्कूल भी रीओपन होगी, इंस्टीट्यूट भी रीओपन. वी बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक. Okay, so here the bag was closed and there was no escape. Toto could not get his hands out from the opening, and there is only way he can run along with that. So his effort to get out was to take that, roll that, and about on the floor or occasionally jump onto the air. Floor पे कभी rolling करना और jump करना, skip कर देना. An exhibition that attracted a curious crowd on onlookers on Dehradun railway platform. और ऐसी ही एक ट्रेजेडी हुई, ऐसा ही एक एग्जीबिशन हुआ जो देहरादून प्लेटफॉर्म पे सारी ऑडियंस ने देखा. The whole audience enjoyed an adventure of Toto. टोटो ने तो बहुत सारे एडवेंचर किए हैं इस स्टोरी के अंदर. So we are going to do only few जो हमें ऑथर बता रहा है. So एक सबसे पहला एडवेंचर घर पे किया था, दूसरा देहरादून प्लेटफॉर्म पे किया. So Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway
turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. जब टीसी आप ट्रेन में ट्रैवल करो, जो टिकट चेकर होता है, टिकट कलेक्टर होता है, वो आपसे आपके टिकट्स मांगेगा कि प्लीज प्रोड्यूस योर टिकट्स, और आपको उसको आपके टिकट्स प्रोड्यूस करने होंगे, दिखाने होंगे, वो आपको जाने देगा। तो जब वो टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर से टिकट चेक कर रहा था, एट दैट मोमेंट ओनली टोटो just he raised his head and he came into the picture suddenly, अचानक से आ गया। ओटीसी भी देख के डरा होगा कि ये कौन निकला यहाँ से, ये कहां से आ गया अचानक से। So Toto reminded in a bag and Saharanpur and he came again. A poor man was taken aback. वो आदमी डर के पीछे चला गया थोड़ा, but with great presence of mind and much of grandfather's annoyance. So grandfather was annoyed and shocked. He said, "Sir, you have a dog with you." And that fellow, the TC, the ticket collector, he said, "Sir, you are having a dog with you. आपके पास में तो dog लेके आए हो आप. How is it possible? You will have to pay for it accordingly." So there is a rule in the railway. If you are traveling, you are having more luggage, आपको luggage का charges देने पड़ेंगे extra. If you are having flight में भी होता है. If you are having an animal in the railway and if you are traveling, आपको उसका भी ticket लेना पड़ेगा. You will have to pay a specific amount. If you are traveling with a dog or any other animal. हाँ, किसी ने देखा नहीं तो one thing. अगर आप लेके जा रहे हो then it is a problem. आपको पे करना पड़ेगा. So here he says, "Sir, you are carrying a dog." उसको मालूम नहीं था ये मंकी है, खाली थोड़ा सा उसने चेहरा ही बताया था. So you will have to pay for it accordingly. तुम्हें देना पड़ेगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. बैग के बाहर निकालना उनको really horrible पड़ा. In vain did he try to prove that the monkey didn't qualify as a dog. All went into the vain. Vain यानी बेकार निकला. बेकार निकला means useless. दादाजी बिल्कुल समझा ही नहीं पाए टीसी को. He was failed to describe and he was failed to prove that it is not a dog, it is a monkey. No. He said it is dog means dog. Okay. क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. So he was failed. Or even as a quadruped, Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. और दादाजी को पेनल्टी में कितने रुपीस देने पड़े? 3 रुपीस. 5 रुपीस में वो बाय करके लाए थे. थोड़ा सा उसने घर पे डैमेज किया. And then again he paid 3 rupees. यानी 8 rupees प्लस जो घर में डैमेज किया वो अलग. प्लीज कीप द अकाउंट. कितना नुकसान करता है? चैप्टर के एंड में मैं आपसे पूछूंगा कितने पैसों का हिसाब किया, बताओ कितना नुकसान किया है इसने. ठीक है सर वो घर के रुपीस का क्या बेटा? घर के नुकसान का 2 रुपये अकाउंट तो करो, देखते हैं. Okay, mute your audios. So ultimately here, then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise. दादाजी भी मास्टर थे. आपके पास बुक है, देखो पेज नंबर 9 पे दिया है. तो ग्रैंडफादर ने जेब में टोटोआइस भी रखा था. So उस टोटोआइस को भी बताया उनको किसी, if you want to take the charge of this, आप इसका भी चार्ज ले लो from me. अगर आपको पैसे ही लेने हैं, आपने इस मंकी को डॉग बता के आपने ले लिया है पैसा, so why don't you take for it? You also take for it. इसका भी ले लो. Tortoise, and he say, "What must I pay for this? Since you charge for all animals, you are charging for all the animals, and I have a tortoise." बोलो इसका कितना पैसा दोगे? कितना मतलब पैसा लोगे? How much penalty you are going to impose on me?
The ticket collector looked closely at the tortoise and prodded it with his fingertips. Prodded it मतलब ऐसे हल्के से ऐसे उसके ऊपर हाथ घुमाया और बोला, gave grandfather a pleasant and triumphant look and said, no charge. उस अच्छे दिखने वाले टोटल को वो हार्मफुल था उसकी तरफ देख के एक अच्छी सी स्माइल देके बोला, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग. ये डॉग नहीं है तो इसका कोई चार्ज लूंगा नहीं. अगर ये डॉग होता तो इसका मैं आपसे चार्ज लेता. ओके, डोंट आस्क मी एनी मीनिंग इफ यू हैव सम प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्ट. अगर आप चैप्टर एडवांस में पढ़ के आते हो, कॉन्सेप्ट में, ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है, सो यू आस्क. डोंट आस्क मी ऑल द मीनिंग्स. मीनिंग में हर चैप्टर के एंड में आपको सारे डिक्टेट कर दूंगा या चैप्टर के बिगिनिंग में कर दूंगा और आप नोट कर देना हो, हम डिस्कस करेंगे. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन आस्किंग एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस मीनिंग. कॉन्सेप्ट है, कोई टेक्निकल आइडिया है, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है, इफ यू वांटेड टू आस्क यू कैन आस्क. बट आई वांट एवरीबॉडी टू रिवाइज दीज 2 पेजेस. फिर हम 3rd पेज करते हैं जल्दी. प्लीज बी क्विक, जल्दी करो रिवाइज. No, sir, no doubt. नो सर, नो डाउट. क्या नो डाउट, इतनी जल्दी पढ़ भी लिया. सर Very ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर को बताया क्यों नहीं कि वो मंकी है, डॉग नहीं? नहीं, उन्होंने ही ट्राई टू एक्सप्लेन, उन्होंने बताने की कोशिश की लेकिन वो मान कहाँ रहा था. अच्छा. उसने बोल दिया. हाँ, कोई कोई लोग होते हैं ना, हमारे फैमिली में भी होंगे, हमारे स्कूल में भी होंगे, जिन्होंने एक बार बोल दिया ना कि दिस इज डन, इट मींस डन. दे आर नॉट गोइंग टू लिसन एनीबॉडीज आर्गुमेंट. Sir, what is the meaning of quadruped? देखो फिर मीनिंग आ गया, फिर मीनिंग आ गया. आई एम सरप्राइज आप लोग इसको वेल इन एडवांस प्रिपेयर क्यों नहीं करते हो. I don't have any problem in dictating meaning for you all, लेकिन थोड़ा सा be a bit genuine and genius. आप सारे मीनिंग I want everybody to underline. थोड़ा सा करो मेरे लाल पीले बच्चों, सारे मीनिंग अंडरलाइन कर लिया करो. फिर हम लास्ट में we are going to discuss that. Be quick, be quick. आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दिया है. कहाँ से मेरी आवाज आएगी? When I am not speaking, how can you hear my voice? So I hope you all people are, all the students are without any kind of doubt. ठीक है? Okay. Yes, sir. ओके चलो अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा ये शेयरिंग कर देता हूँ, बट ज्यादा नहीं करूँगा, फॉर फ्यू मोमेंट्स ओनली, नॉट मोर. ये 2 पेजेस हमारे हो गए थे एंड वी आर ऑन 3rd पेज. ये वाला I wanted to show you the real image. So this is PC and Saharan on the Saharanpur railway station है, जगह का नाम है, and the
the district is Dehradun, where grandfather went to take his pension. And monkey उन्होंने देख लिया from the bag है, ये ऐसा बैग था जो मैंने लास्ट क्लास में अभी जस्ट समझाया है, एक्सप्लेन किया है. You can understand more from this image. Then उन्होंने अपने एक पॉकेट में से टोटोआइज भी बताया है. He says that टोटोआइज ने उसको डराया नहीं था, वो डर गया था, इसलिए he is imposing a very heavy penalty on grandfather. So when Toto was finally on your screen, when Toto was finally accepted by grandmother, वो देहरादून जाके आ गए and सब हो गया, everything was done. अगला इंसिडेंट है, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Stable कहाँ, जहाँ horse रहता है, that place is known as stable. So जब grandmother ने उसको accept कर लिया, फिर उसको कहाँ रखा, stable में रखा, घोड़े के तबेले में रखा उसको. And in that stable, आपको क्या लग रहा है, वो टोटो सही रहेगा? No, वो यहाँ कभी भी सीधा रहने वाला नहीं था. He was creating a lot problem for everybody. So he was given a comfortable home in the stable. वो बाकी लोगों को रहने नहीं देता था. So he was given एक बहुत अच्छी सी जगह बना के, comfortable place बना के उसको रखा. And where he had for a companion the family donkey, उसका नाम था नाना. ये रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने एक डोंकी भी रखा था, फैमिली डोंकी था. एवरीबडी लाइक दैट डोंकी. आपको थोड़ा हॉरिबल लगेगा कि कोई डोंकी भी रखता है अपने घर में, वॉशरमैन रखते हैं, बट यस पुअर पीपल कीप दैट गुड्स इधर से उधर ले जाने के लिए. सो एक फैमिली डोंकी भी था, उसका नाम था नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. Toto is comfortable or not? Grandfather went to see that. कि चलो देख के आते हैं whether the Toto is comfortable or not. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. The scene is कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ. रात का टाइम था. The donkey नाना, जो डोंकी था नाना, वो बेचारा उसको बांधा हुआ था और वो अपना हेड जितनी दूर हो सके उतनी दूर कर रहा था. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टोटो है उसको रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उसको खिलाने की कोशिश कर रहा था. उसका चारा खिला रहा था उसको. You eat it. So grandfather gave Nana a slap across her haunches. नाना को एक स्लैप दिया उसके हाउंच पे, थप थप किया. And she jerked back. नाना शायद फीमेल डोंकी. And she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with his sharp little teeth. और टोटो वहां से फिर भागा अपने टीथ बताते हुए. मंकीज कैसा भागते हैं, इधर एंड उधर, दे आर शोइंग देयर टीथ. So Toto and Nana never become friend. ये टोटो ने इतना परेशान कर दिया नाना को कि they have never become friends forever. दूसरी बार दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई ही नहीं. इतना वो परेशान करके रखा था. और पहला इंसिडेंट ही ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में आगे कोई फ्रेंडशिप नहीं. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water. उसके लिए सबसे बड़ी ट्रीट क्या थी टोटो के लिए? सो मेनली विंटर की सीजन में उसको वार्म पानी के बाउल में बाथ देना. बाउल यानी बड़ा सा कंटेनर जैसा, छोटा सा बाउल नहीं, बड़ा सा, उसके अंदर पानी, बड़ी सी तपेली ऐसा कुछ समझो, बड़ी सी कढ़ाई ऐसा, उसके अंदर पानी रखते थे, हल्का गर्म करते थे, फिर वो लाके रखते थे. माइल उसके अंदर बैठ के वो नहाता था.
बहुत नॉर्मल बॉइल्ड, ज्यादा बॉइल्ड नहीं. So normal boiled water has been provided to him for bathing, and that was the very good moment for Toto for bathing, and especially grandmother was provided. So he would cunningly test the temperature with his hand, and then gradually he stepped into the bath. First one foot, then the other. And the monkey was so sharp that he was directly not jumping into the water for bathing. He was keeping his first leg, प्यार से धीरे से पहले छूता था, फिर पहले पहला लेग रखा, फिर उसके बाद में दूसरा लेग रखा. And that was the way he was entering into the water. First one foot and then another, as he had seen me doing. जैसे ये औथा हमारा रस्किन बॉन्ड छोटा था तो करता था, until he was into the water up to his neck. वो क्या करता था, पानी के अंदर एक पैर रखा, हाथ से देखा, दूसरा पैर रखा और जाके पानी के अंदर बैठ गया. पानी के अंदर बैठ जाता था और सिर्फ अपना गला बाहर रखता था, बाकी पूरा का पूरा बॉडी पानी के अंदर छुपा के रखता था. And that was the way of bathing. Let me turn the page. Okay, I have turned the page, but before turning, ये पेज में टर्न करने जा रहा हूँ और फिर स्क्रीन ऑन करूंगा. ये पूरा पेज देख लो, किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे पूछो क्विकली. अदर देन मीनिंग हम डिस्कस कर लेंगे. अभी क्लास एंड होने वाला होगा, बिफोर उसके 5 मिनट पहले हम कर लेंगे. रिवाइज इट क्विकली, जल्दी करो. सर यस, जब रात को ग्रैंडफादर चेक करने गए थे कि टोटो बच्चे सो रहा है, तो तब टोटो और वो जो डोंकी था वो क्या कर रहा था, वो मुझे आप फिर से मैं बता देता हूँ. जो नाना था ना, सीन में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ. रात हो गई है, डोंकी के ऊपर बैठा है या साइड में खड़ा है टोटो हमारा, और घास चारा लेके खड़ा है, उसको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा है. It means Toto has troubled a lot Nana at night. टोटो की ये स्पेशलिटी थी, पूरी रात परेशान करता रहता था, किसी को सोने नहीं देता था. तो जबरदस्ती, वो तो डोंकी तो बंधा हुआ था नाना, so he was creating a lot problem for the donkey. और आपको अगर रात को 2 बजे में उठाओ और बोलूं लो चलो रोटी सब्जी खाओ, दाल चावल खाओ, क्या करोगे? कितना गुस्सा आएगा. लेकिन ये तो बेचारा एनिमल था और टोटो उसको खिलाने की कोशिश कर रहा था. लो इनकी चारा लेके, घास चारा लेके खिला रहा था. So that was the scene all about. ओके. Okay, turning. I hope you all have understood. I assume मैं मान लेता हूँ. Then comes beginning lines. Once comfortable, you take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार जब वो पानी के अंदर बैठ के पूरा बॉडी डुबा के कंधे तक और गला बाहर रखता था, when he is comfortable, he would take the soap, अपने हाथ में सोप ले लेता था और बॉडी पे और हाथ पे और पैर पे रब करता था. जैसा रस्किन बॉन्ड जो एनिमल होते हैं कॉपी करते हैं.
तो मंकी भी कॉपी करते हैं. सो हियर द मंकी इज ऑल्सो कॉपी. बाथिंग भी वो ऐसे ही करता था. सो व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, he would get out and run as quickly as he could on the kitchen fire in order to dry himself. इसको ठंडी बहुत लगती थी, तो जैसे ही नहाते नहाते पानी ठंडा हो जाता था, immediately he run outside and he run to the kitchen in order to warm himself and dry himself. If anyone laughed at him during the performance, Toto's feeling would be hurt. अगर उसको नहाते टाइम जब वो ऐसा सब करता था और कोई उसके ऊपर चिढ़ा दे या उसके ऊपर फन करे या उसके ऊपर कमेंट करे, सो दैट वाज काइंड ऑफ द हर्टिंग फीलिंग ऑफ टोटो. टोटो को बहुत बुरा लगता था कि मेरी इंसल्ट कर दी. ही फील लाइक वेरी इंसल्टिंग, वेरी हर्टिंग. And he would refuse to go on with his bath. उसके बाद तो नहाने भी नहीं जाता था. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो ने अपने आप को तो समझो जला ही लिया था. He was very near to burn. जल गया होता. That kind of problem he has created for himself. इतना हाइपर एक्टिव था. कैसे? तो वो इंसिडेंट यहाँ पे बताया है. अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी. एक बड़ी सी वो चाय की केटली आती है, उसके अंदर से वो चाय वाला ऐसा करके वो बेचने आता है ना. सो एक बड़ी सी केटली ऐसे गर्म हुई थी गैस के ऊपर, और उसके अंदर हमारा टोटो नहाने के लिए जाके बैठ गया. तो चाय बनाने के लिए रखी. मे भी उस टाइम का टेम्परेचर पानी का नॉर्मल था, लेकिन क्या था, वो गैस के ऊपर रखा हुआ. उतारी हुई बाल्टी नहीं थी, गैस के ऊपर रखा हुआ वो टी वाला कंटेनर था, जो नीचे से और ज्यादा हॉट होता जा रहा था. तो चाय बनने के लिए उसको पानी डाल के रखा था. लेकिन ये हमारा टोटो उसको देख के उसके पास में पहुंच गया. सो एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, टोटो के पास कोई काम नहीं था. सो ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. उसके ऊपर का ढक्कन था, उसने सोचा कि लेट मी रिमूव इट. एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ. और उसने देखा हो पानी इज वेरी गुड फॉर बाथिंग, द टेम्परेचर इज वेरी गुड. He got in, वो उसके अंदर केटली के अंदर चला गया directly with his head sticking out of the open kettle. उस चाय वाले केटल के अंदर वो बैठ गया. सिर्फ केटल का जो ढक्कन था उसको भी निकाल दिया, सिर्फ गला वाला उसका पोर्शन उसके बाहर दिखाई देता था. रेस्ट कोई भी पार्ट उसको दिखाई देता नहीं था. He was not able to see. Then what happened? So when he sat in, got in with his head sticking out from the open kettle, this was just fine for a while. लेकिन जब गैस के ऊपर रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद तो उसका टेम्परेचर हाई होने ही वाला है. So this was good for a while, but until the water began to boil. लेकिन जब ये पानी बहुत ज्यादा बॉइल होने लगा, then क्या होगी कंडीशन? Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, he sat down again. You can imagine the situation. पानी के केटल में जाके बैठ गया, गला बाहर निकाला, नीचे से गर्म लगने लगा, तो उसने अपना सिर बाहर निकाला. बाहर इतना ठंडा लग रहा था, बॉडी पूरी बाहर निकाल दी. फिर से ठंडी लग रही थी, तो फिर अंदर जाके बैठ गया पानी के अंदर. किसके? बॉइलिंग वाटर के अंदर. And he sat in again.
and he continued hopping up and down for some time. थोड़ी देर तक ऐसा करने लगा, लेकिन जब पानी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, until grandmother arrived and howled him. दादी ने देख लिया तब तक, and she came and started howling over him. डांटने लगी, चिल्लाने लगी. Half boiled out of the kettle. समझो आधा तो जल ही चुका था केटल में से. That kind of horrible situation created, and grandmother removed him, saved him from that horrible situation. So if there is a part of the brains especially developed to mischief, that part was largely developed in Toto. अब जितने भी बच्चे होते हैं, हर एक मिस्चीवियस होते हैं, हर एक को मस्ती करना पसंद होता है. You all are mischievous students. आप करते भी हैं ऐसा, और होना भी चाहिए. थोड़ी मस्ती करोगे तो चलेगा, there is nothing wrong. लेकिन जब आपकी मस्ती, when your notoriousness creating a limit, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. थोड़ी मस्ती की, मजाक किया, दौड़े भागे, नाश्ता किया, खाया, घूमा फिरा, इज ओके. लेकिन कंडीशन तब वर्स्ट हो जाती है जब आप अपनी लिमिट को क्रॉस करते. तो हर एक के ब्रेन में एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो मिससीव क्रिएट करने को हम उसको मेजर करते हैं. देयर इज अ वे, अ साइकोमेट्रिक टेस्ट. अगर वो मैं लूं तो आप कितने मिससीवियस हो, कितने रिलीजियस हो, वो टेस्ट होती है. दैट कॉस्ट अ लॉट मनी, बट आई नो इट. Procedure by which you can know who is what kind of mischievous, so one can get from it. So ये जो mischievous वाला portion है ना टोटो के अंदर, that was developed very, उसका जो mischievous वाला brain है वो बहुत अच्छे से develop हो चुका है, बहुत अच्छा grow हो चुका है. जैसे मूवी के सॉन्ग होते हैं, वो आपको सिखाने की जरूरत पड़ती है? नो. मूवी के सॉन्ग आप सुन सुन के सीख जाते हो. लेकिन पोएम लर्न करने के लिए टीचर को बोलना पड़ता है, लर्न द पोएम बाय हार्ट, लर्न द क्वेश्चन आंसर. ये ऐसे देख लो, ये फॉर्मेट देख लो, ये टेंसेस देख लो, ये ग्रामर देख लो, प्रीपोजिशन देख लो, सम देख लो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हिंदी, गुजराती, लॉट सब्जेक्ट, ये लर्न करो, वो लर्न करो. लेकिन म्यूजिक के सॉन्ग तो अभी मार्केट में आया ही है और हमें आ गया. सो जो मिसचिवियस वाला पोर्शन होता है, दैट वाज वेरी वेल डेवलप्ड इन टोटो. ही वाज ऑलवेज tearing things to the pieces. कोई भी चीज उसको मिले तो फाड़ देता था, कपड़े फाड़ देता था, पेपर फाड़ देता, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ देता था, चादर फाड़ दे, पिलो फाड़ दे. So he was creating a hell problem in the house by tearing different things. सारी चीजों को टेयर करता था. And whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. एक दिन हमारे ऑथर की रस्किन मॉम की आंटी घर में आई और उनका ड्रेस था, सूखने के लिए रखा होगा और समथिंग पड़ा था. He took that और उसके अंदर एक बड़ा सा होल कर दिया फाड़ के उसने. So that kind of mischievous monkey was our Toto. So one day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन घर के अंदर क्या बना था? पुलाव बना था, वेरी टेस्टी पुलाव बना था, और डाइनिंग टेबल के सेंटर में उसको रखा था. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जब ये लोग पहुंचे रूम के अंदर, then they were shocked to see Toto is eating rice. वो इधर उधर फैला रहा था, खा रहा था, खेल रहा था. My grandmother screamed. दादी चिल्लाती हुई उसके पास में आई. And Toto threw plates at her. One of my aunts rushed forward. टोटो भागा वहां से और भागते भागते भी दादी के ऊपर एक प्लेट
फेंक के गया। एक बार एक इसकी आंटी आ गई बीच में, उनको भी अदरवाइज ही इज गोइंग टू हिट, सो शी rushed forward, वो भागी and received a glass of water in her face. वो टोटो के सामने आ गई और टोटो ने क्या कि एक ग्लास पूरा पानी भर के उसके मुंह के ऊपर फेंक दिया। ये तो चलो पानी था, गरम तेल होता तो फैमिली मेंबर की क्या कंडीशन करता है एनिमल। So dish फेंकी and almost a glass of water on her. And my grandmother screamed and one of my aunt had received a glass of water on her face. So when grandmother, when grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जैसे ही दादी को आते देखा, टोटो ने क्या किया, वो पुलाव लिया और विंडो के बाहर भाग गया, पूरा पुलाव लेके भागा। We found him in the branches of the jackfruit tree. Jackfruit क्या होता है आप देखिए, जैकफ्रूट के पेड़ पे जाके सीधा चढ़ गया टोटो वहां पे। क्या पूरा का पूरा पुलाव लेके भागा? ऐसे नहीं भागा था। The dish still in his arms. वो जो डिश थी ना पूरी पुलाव की, अभी भी वो उसके हाथ में थी। So that kind of problem creator was our Toto. He has created that kind of problem for everyone, including our writer. So writer के ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर के साथ उसने ऐसा किया था। ग्रैंडमदर भगाने के लिए आई तो वो भागा और स्क्रीम करने लगा, दांत दिखाने लगा, चीखने लगा, गुस्सा करने लगा। He threw the dish down from the tree. वो डिश को उसके ऊपर फेंकने लगा, दादी के ऊपर। And then shattered with delight when it broke into the 100 pieces. और वो डिश भी लेके भागा था। जैसे ही डिश वो दादी आए तो फेंकता था वहां ऊपर से। और डिश तो मालूम है कांच की प्लेट होगी और चीनी मिट्टी की होगी, सो नीचे आएगी एंड इट कैन ब्रोक इनटू मैनी पीसेस। टुकड़े टुकड़े हो जाती थी और उसमें टोटो को मजा आता था। देखो मैंने प्लेट फेंकी, वो नीचे गिरी और उसके पूरे के पूरे टुकड़े इधर उधर फंस गए, इधर उधर फैले हुए हैं। 100 of the pieces. So obviously Toto was not the sort of the pet we could keep for a long. Even grandfather realized that. जब ये लोग उस एनिमल को पकड़ने के लिए गए तो वो इधर भाग गया, उधर भाग गया, पेड़ के ऊपर भाग गया। So grandfather finally realized that he is not that kind of monkey to whom we can keep in our home. ये वैसा मंकी बिल्कुल नहीं है कि हम इसको अपने घर में रख सके। बेटर वो टांगे वाला है, इसको बांध के रखता है, इसको खाने को नहीं देता, इसलिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, 10 काम करवाते हैं। वो टोंगा वाला जो करता था उसको बांध के रखता था। सो ही रियलाइज कि हमारे पास में रहने वाला नहीं है, इसको यहाँ से टोंगा वाले को ही दे देना चाहिए। We cannot keep this. Are you all getting? ग्रैंडफादर थे उसके जू में ही रखते तो। जू में रखते तो, लेकिन वो कहाँ किसी को रहने देता था। बट सर केज में रखते ना। हाँ केज में रख सकते थे, बट you cannot keep such a notorious monkey for so long time into the cage. It is not good. नहीं हमें को सोने नहीं देता। हाँ दूसरे एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम। और he cannot afford grandfather cannot afford such. Okay चलो let me finish last paragraph, फिर थोड़ा टाइम बचेगा तो हम मीनिंग भी कर लेंगे। So obviously Toto was not the sort of the pet we could keep for a long time. Grandfather realized कि टोटो ऐसा मंकी है ही नहीं कि इसको हम लॉन्ग टाइम उसमें भी घर के अंदर रख सके, ऐसा नहीं। जू कोई दूसरा प्रोफेशनल जू हो गवर्नमेंट वाला उसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन हम इसको फैमिली के अंदर नहीं रख सकते। ही रियलाइज। सो वी वर नॉट वेल टू डू
and could not afford the frequent losses of the dishes. पेड़ पे गया, सारा पुलाव खा गया और डिशेस फेंक दी, और सारे पुलाव खाने के बाद में डिश फेंकी, एंड अ लॉट प्रॉब्लम. जब आप चैप्टर रीड करोगे तो थोड़ा इसको एक बार रिवाइज करना, आपको और ज्यादा जानने को मिलेगा. You will be getting a lot information. So इसने ऐसा बहुत सारा किया. तो they were not such kind of rich family कि रोज की 10 प्लेट टूट जाए, 10 चाय के कप टूट जाए, और वो जूही हो या ये भूमिका टाक हो या ये हमारा नम्र हो, किसी के भी फैमिली मेंबर है, रोज का एक कप तोड़ो, एक दिन चलाएगी मम्मी, महीने में एक चलाएगी, बाकी तो धुलाई हो जाएगी. नहीं चलाएगी हाँ, सर, एक दिन भी मम्मी नहीं चलाएगी टूटा. ओके ओके, चलो ठीक है. कुछ मम्मियां ऐसी भी होती हैं कि एक दिन भी नहीं चलाती, इंस्टेंट धुलाई हो जाती है. नम्र शाह, सुन रहे हो ना मुझे बेटा? सो कुछ फैमिलीज में, ये ऑथर सामने से रस्किन बॉन्ड कह रहा है कि वी वर नॉट सच काइंड ऑफ रिच एंड वेल टू डू फैमिली, कि हमारे घर का जब हम फैमिली मेंबर का नहीं चलाते तो ये एनिमल का कहां से चलाएंगे. सो वी कैन नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट ब्रोकेज, ब्रेकिंग ऑफ दीज डिशेस, टेयरिंग. कोई भी कपड़ा दिखे फाड़ देता था. सोचो आपने एग्जाम लिखी, टेस्ट पेपर सबमिट करने जाना है, और वो आपका टेस्ट पेपर फाड़ दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अ लॉट प्रॉब्लम हो जाएगी. आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, रिपोर्ट कार्ड आया है, आप रिपोर्ट कार्ड लाए, रिपोर्ट कार्ड को फाड़ के फेंक दिया, कितना अच्छा लगेगा आपको? तो फैमिली कैन नॉट अफोर्ड सच काइंड ऑफ लॉसेस. क्लोथ फाड़ दे, कर्टन फाड़ दे, वॉलपेपर को टेयर कर दे, so they cannot bear such losses done by this notorious monkey. So grandfather found the Tonga driver. Grandfather ultimately जहां से लाए थे उसको ढूंढने गए, and ultimately he found that Tonga driver and sold Toto back to him. और बहुत प्यार से ग्रैंडफादर ने वो टोटो उनको विथ थैंक्स रिटर्न कर दिया, ओनली इन 3 रुपीज. टोंगा वाले ने बोला, ये ग्रैंडफादर ने उसको बाय कितने में किया था? 5 रुपीज. रेलवे स्टेशन पे पेनाल्टी वाज पेड 3 रुपीज. और इतना सारा जो लॉस किया वो तो ठीक है, और अल्टीमेटली सेल किया 3 रुपीज. ठीक है, इतना सारा लॉस करने के बाद में ग्रैंडफादर को रियलाइज हुआ, और ग्रैंडफादर अगर मेरे पास आए हो तो मुझे सर लू के ना लू, तो मैं ग्रैंडफादर को बोल देता डोंट बाय, या आपको इतनी प्रॉब्लम करेगा. ठीक है, उसने लिया 5 रुपए में ग्रैंडफादर ने, और उन्होंने बेचा 3 रुपीज में, तो 2 रुपीज का लॉस हुआ ना. डेफिनेटली लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद में उनका अगर वो घर में रखते तो और भी ज्यादा लॉस होता. घर वाले बड़बड़ाते नहीं, पता नहीं कहाँ से ऐसा मंकी ले आते हैं, रोज सुनने को भी मिलता होगा ना ग्रैंडफादर को. और आगे जाके लॉस तो बंद हो गया ना, एक ही लॉस किया उन्होंने 2 रुपीज का, टोटो को सेल कर दिया, उसके बाद में सारे लॉस उनके बंद हो गए होंगे. ऑल द लॉसेस हैज बीन स्टॉप्ड. ओके ओके, चलो वी आर लेफ्ट विथ थोड़े ही मिनट है, एंड आई विल हैव टू डिस्कस 14 डिफिकल्ट वर्ड. Or if you want to write, you can write, and quickly. To look out of place, इसका मीनिंग है look unsuitable or looking uncomfortable. If you want to write, please write it down. Looking unsuitable or looking uncomfortable. Second है picked in the sun. Picked in the sun means cooked and dried in the sun. Last class में हमने किया था. उसके hands were very black, as if like picked in the sun. That means cooked and dried in the sun. Third is wrenched. Wrenched, W-R-E-N-C-H-E-D. It is given in the beginning of the chapter. Wrenched. That means pulled out of by force. हमारे पास टाइम कम है, just 1 minute है, so if you want to write quickly, have a pen and a paper and write. So he was wrenched. Wrenched means सर और pulled 5 out मिनट by बाकी है. force. हाँ,
ओके मैं लूंगा 5 मिनट, हमारे पास 13-14 मीनिंग है, इसीलिए बता रहा हाँ, हूँ। और Keep on 5 writing. मिनट्स बाकी है। Okay, no problem. There are some students joining, that's why. चलो okay. फिर है फोर्थ वाला, to be taken aback. To be taken aback means to be very surprised. To be very surprised. Fifth है in vain, V-A-I-N, vain. Vain means in a useless attempt. In vain 5 rupees, in vain छुपाना, वो जब देहरादून रेलवे स्टेशन पे वो गए थे ना, तो जो कंडीशन हुई थी, that is in vain means in a useless attempt. 6 नंबर है halter, H-A-L-T-E-R, halter. Halter means a rope placed around the head of an animal to tether. उसने वो डोंकी को किया था, सबके गले में वो रस्सियां बांध बांध के खींचता था, चल 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 ऐसा. And to stuff oneself with food, to eat a lot of the food. कुछ भी मिले उसको खाता था और बिगाड़ता था, टोटो. 8 number is to frighten the life out of someone, to scare someone. दांत निकाल के चिढ़ाना, अचानक से जंप मार के किसी के सामने आ जाना. So that kind of problem Toto was creating for everybody. Not only inside but outside. जब वो रेलवे स्टेशन पे गया था, he has created a lot problem for the TC and grandfather too. Then 9 number is delicacy. ये आप लिखना हो तो लिख दो, लर्न करना हो तो लर्न कर लो. D-E-L-I-C-A-C-Y, delicacy. Delicacy means tasty food, very delicious food. 10 number is abode. Abode means living quarters, home. A very nice abode has been made for Toto in the stable. Abode means home. Toto ka temporary ghar. To get his own back. To get his own back yani to take revenge. Have a very revengeful attitude. Taking revenge. Okay? And last two left is haunches. What is haunches? जो Sir, रंप haunches होता है, मतलब रंप होता है. एंड एक होता है हिंड क्वार्टर ऑफ एन एनिमल. आप गूगल पे देखना, आपको मिल जाएगा. अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ एनिमल, दैट इज नोन एज हाउंच. फिर है लास्ट वाला 14, टू बी वेल टू डू. मैंने बताया वेल टू डू, अभी बताया था. टू बी रिच एंड अफोर्डिंग. सो दे वर नॉट वेल टू डू. इतने वेल टू डू, इतने रिच नहीं थे कि इसकी ऐसी नोटोरियस एक्टिविटीज को वो लोग बेयर कर सके. देयर इज वन मोर वर्ड, लास्ट वाला है प्रेजेंस ऑफ माइंड. प्रेजेंस ऑफ माइंड, लास्ट वन. यस, 9th स्टैंडर्ड वालों का लेक्चर कंप्लीट हो गया गुजरात बोर्ड का. सीबीएसई का Okay. कंटिन्यू करना. ओके. थैंक यू वेरी मच. मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर. Bye, sir. Bye, sir. A lot moment on screen. I'm not able to host. Okay, I have made you host. Thank you very much. Good evening, ma'am. दिया प्लीज कैमरा ऑन करो. जैनम. यस. दिया मास्क क्यों पहना है? Ma'am, actually, I'm traveling, so. ओके ओके ओके. तो सभी के आज कैमरास ऑन है. फर्स्ट टाइम फेसेस शो हो रहे हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी तक जो पढ़ा था सभी को सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े. तो बढ़ने से पहले
अभी तक हम लोगों ने क्या किया है उसको एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, हमने स्पीड, वेलोसिटी पढ़ा और हमने एक्सेलरेशन पढ़ा। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आपने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस तो सिंपली पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ओके, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय, ओके, यस यस मैम। ओके, देन आपने पढ़ा स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, time, okay, then average speed is equal to average speed सेम पढ़ा था हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस, टोटल डिस्टेंस वो किस केस में था, तब के केस में था जब आपके पास टू डिफरेंट अलग अलग स्पीड्स दिए हैं और टू या मोर देन टू डिफरेंट स्पीड्स दिए हैं और टोटल टाइम आपको, तो आपने क्या किया था, ऐड किया था टाइम को और ऊपर ऐड किया था टोटल डिस्टेंस को। ठीक है, ऐसे ही फिर आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल टाइम से क्या मतलब था, एवरेज अगर हमें निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए बॉडी इनिशियली यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, इनिशियली यू वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या है कि जब वो स्टार्ट की या जब से हमने उसका मोशन स्टडी करना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी u थी। ठीक है, जब बॉडी ने स्टार्टिंग करी, और हम जब तक स्टडी कर रहे हैं मोशन को, एंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, 40 मीटर पर सेकेंड की उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, बाद में उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो कि उसकी टोटल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, तो कितनी आएगी, दैट इज 45 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक एवरेज देता है, ऑन एन एवरेज कभी वो 50 पर था तो कभी वो 40 पर आया, मगर ऑन एन एवरेज अगर उसकी टोटल एवरेज वेलोसिटी को टोटल जर्नी के लिए कैलकुलेट की जाए तो वो क्या आ जाएगी, 45 मीटर पर सेकंड। ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इतनी चीजें तो क्लियर हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेस्ड। ठीक है, हमने एवरेज स्पीड भी निकाली थी। अब हम आ जाते हैं, मैम एवरेज वेलोसिटी के लिए डिवाइड बाय 2 ही करना होगा। एवरेज बेटा आपका क्या होता है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। अगर आपको 3 डिफरेंट वेलोसिटीज दी हैं तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। अगर आपको 4 डिफरेंट वेलोसिटीज दिए हैं तो आप 4 से, बट अगर हम 2 ही वेलोसिटीज की बात करते हैं, फाइनल और इनिशियल, तब हम क्या करते हैं, इन जनरल हम उसको 2 ही वेलोसिटीज को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफ सबने पढ़े हैं आप लोग अपनी मैथ्स में, प्रीवियस क्लासेस में भी, सब में, अभी भी करंट क्लासेस में भी ग्राफ्स पढ़ते हो। ग्राफ से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोरोना पेशेंट्स या कोरोना की जो
प्रॉब्लम जो चल रही है कोविड-19 जो है, आप उसको स्टडी कर रहे हो किसमें, आपके डिफरेंट मंथ्स में या कंप्लीट ईयर में, तो आप कुछ इस तरह से ग्राफ। यस मैम, एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलग है कि दोनों सेम ही है? एक्सीलरेशन इज समथिंग डिफरेंट। एक्सीलरेशन क्या था, किसी ने बोला भी नहीं मुझे। एक्सीलरेशन का तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं ना, वो क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यस, और वहां पर हम एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज में हम नंबर, यहाँ पे हमारे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, पहले तो डिफरेंस है, वहां पर हम ऐड कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, टाइम टेकन, वो एक्सेलरेट करने में, वेलोसिटी चेंज करने में उसको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन लेते हैं। और वहां पर हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ स्पीड जो हमारी अलग अलग, जैसे हमने 3 अलग अलग वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम 3 से डिवाइड करेंगे वो, और अगर हम 2 वेलोसिटीज u और v के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, यस मैम, क्लियर? तो एवरेज अलग चीज है। ओके, तो हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपसे कह रही हूँ, मान लीजिए कि ग्राफ्स क्या आपको आइडिया देते हैं, जैसे कंप्लीट ईयर 2020 में कोरोना का किस तरीके का इफेक्ट रहा, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स लेते हो और यहाँ पर आप लेते हो आपके मंथ्स लेते हो। ओके, जैसे आपका स्टार्ट मान लीजिए मार्च से, मान लें मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो आप ग्राफ स्टडी करते हो कि मार्च में कितने पेशेंट्स थे, कम थे, अप्रैल में बड़े, इस तरीके से। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो आपको ओवरऑल कंप्लीट आइडिया दे देती है, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी चीजों में। आप क्रिकेट में जिसके टाइम पर भी क्या होता है, आप नंबर ऑफ रन्स क्या करोगे, अगर आपने उसमें अगर स्टडी कर रहे हो तो आप यहाँ नंबर ऑफ रन्स ले लेते हो, और यहाँ पर क्या ले लेते हो, ओवर्स में, ओवर्स ले लिया आपने अपनी एक्स एक्सिस पे। ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो इस पे आपने कौन सा, फिर 10th ओवर में, फिर 15th ओवर, फिर 20th ओवर, 25th ओवर, इस तरीके से आप क्या करते हो, 30th ओवर तक आप कितने रन स्कोर किए वो अलग अलग बनाते हो। आपने बार ग्राफ भी बनाया अलग अलग, तो क्या होता है, कंप्लीट मैच का ओवरव्यू एक ही जगह पर दिखाई दे जाता है, आपको टोटल आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के चेंजेस हुए, ठीक है। इसी तरीके से मोशन में भी आप अगर बॉडी का कंप्लीट मोशन स्टडी कर रहे हो, कंप्लीट पाथ स्टडी कर रहे हो, तो उसमें भी ग्राफ्स होते हैं जो कि आपको कंप्लीट मोशन का आइडिया दे देते हैं, जो बॉडी ने कवर किया, जो टोटल एक्चुअल पाथ में उसने कवर किया। सबसे पहले ग्राफ्स जो होते हैं, दोज आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि इसमें हम कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशन स्टडी करेंगे, जैसे यहाँ हमने नंबर ऑफ ओवर्स रखे थे, यहाँ हमने नंबर ऑफ रन्स रखे थे, तो इसमें हम एक एक्सिस पर तो डिस्टेंस को रखेंगे और दूसरी एक्सिस पर टाइम को रखेंगे। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आपको पता है कि डिस्टेंस और टाइम अगर हो तो वो आपको क्या दे देता है, स्पीड। तो ये क्या होंगे, टाइम ग्राफ्स आपको वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करने में भी, अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले, तो वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे वेलोसिटी को स्टडी करने में या वेलोसिटी को समझने में। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ्स की। फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में आते हैं यूनिफॉर्म मोशन शो करने वाले और किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, कोई बताएगा? हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। The motion in which an object travels
when an object travels equal distance in equal intervals of time. Yes, Yes. when a body covers equal distance in the equal time is known. Yes, yes, very good. It's correct कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन शो करती है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका उसी रेशियो में क्या होगा, आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, उसको समझने के लिए देखें। मान लीजिए आपने 0 से स्टार्ट किया, हमने 2 सेकेंड्स के बाद 4 सेकेंड्स के बाद 8 सेकेंड्स के बाद इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, Distance. Y axis. वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपने अगर डिस्टेंस लिया तो अगर मैं ये देखती हूँ 5 इसमें kilometers. मान लीजिए 10 meters, then 20 meters, then 30 meters, 30 meter. 40 meters। 50. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें आप देखो कि हमारे टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल हमने कैसे लिए हैं, 2 सेकेंड्स का डिफरेंस लिया है। ठीक है, अगर हम इसमें ऐसा स्टडी करें, मान लीजिए 2 सेकेंड पे मेरी बॉडी जो है वो 10 मीटर्स पे है, 4 सेकेंड पे वो 20 मीटर्स पे है, 6 सेकेंड्स के बाद वो 30 मीटर्स पे है, 8 सेकेंड्स के बाद वो 40 मीटर्स पर है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी तो ओरिजिन से स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर ग्राफ हो, दैट मींस योर बॉडी इज शोइंग यूनिफॉर्म मोशन। कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ते जा रहे हैं उसी रेशियो में आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस हर 1-2 सेकेंड्स में हर 10 मीटर्स उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो 4 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, कितना डिफरेंस 2 है, सेकंड। 2 सेकेंड्स। और उसमें अगर आप देखें तो 4 सेकेंड्स पे बॉडी 20 मीटर पे थी और 6 सेकेंड्स पे बॉडी कितने पे आ गई, 30 मीटर्स पे। तो डिफरेंस डिस्टेंस में कितने मीटर्स का आया, 10 मीटर्स का। 10 meter. अब नेक्स्ट हम स्टडी कर ले, मान लीजिए इधर बीच का स्टडी करते हैं कि 8 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स के बीच में बॉडी ने कितना मोशन शो किया। बॉडी किस पे थी, 30 मीटर्स पे 6 सेकेंड्स में थी, 40 मीटर्स पे वो 8 सेकेंड्स पर 40 मीटर्स पर थी। तो फिर कितना आया डिस्टेंस में, 10 मीटर्स। ठीक है, तो हर बार अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है तो आपका डिस्टेंस भी सेम आना चाहिए। When body covers equal distance in equal interval of time, then it is termed as uniform motion. ग्राफ से समझ में आई अब ये चीज, हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि when a body covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is termed as uniform motion. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अवजिता मैम, यस मैम जिस बच्चे का कैमरा बंद हो ना उसको रिमूव कर दो। कुशम कैमरा ऑन रखो। मैम ऑन है। अभी मैंने देखा बंद है बेटा। मैम वो एक्चुअली मेरा वेबकैम है ना ऊपर का लैपटॉप किसी का, वो हिल रहा है बार बार। अभी जिस बच्चे का कैमरा बंद होगा उसको रिमूव कर देंगे। ध्यान रखिए बेटा, हमको भी इंटरेक्ट करने में इजी होता है ना, आप लोगों से समझने में, आपके फेस रीड करने से समझ में आता है कि आप लोग समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीज, जो कंसेप्ट हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपके फेस रीड करके भी पता चल जाता है एट टाइम्स ना। आप बोल दोगे यस मैम, या कुछ ऐसे भी होंगे जो क्लास में ओपनली बोलने में हेजिटेट कर रहे होंगे, भले ही नहीं समझ में आया होगा, तो उसमें क्या होता है कि हमें ही समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं आया है, तो अपने फेसेस के एक्सप्रेशन से मुझे एटलीस्ट क्लियर करते रहा करो, ओके, क्या आया है या नहीं आया है। फाइन, चलो इतनी चीज क्लियर है, यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब मैंने आपसे एक चीज कही कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आप उससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो या एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बॉडी इस तरह से लीनियर मोशन शो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। ठीक है, और मान लीजिए मैं किसी पॉइंट ए पर बॉडी है और वो मूव कर रही है पॉइंट बी पर। फाइन, तो अगर मैं आपसे कह रही हूं कि यहां से यहां बॉडी को मूव करने में जो वेलोसिटी उसकी थी, ए टू बी उसकी जो वेलोसिटी थी, ए से बी पर जाने में, वो मुझे बताएं, तो आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम देखेंगे जब वेलोसिटी किस पर थी, पॉइंट ए पर। वो मान लीजिए हम एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, ये तो एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मान लीजिए इस तरीके से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जब बॉडी थी तो वो क्या था, टाइम t1 था। ओके, जब बॉडी बी पर आई तो मान लीजिए वहां पर टाइम क्या था, t2 था। ओके, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि डिस्टेंस वाले केस में जब बॉडी ए पर थी तो उसने मान लीजिए कितना डिस्टेंस कवर किया था, मान लीजिए s1। ओके, और जब बॉडी बी पर आई तब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, s2। तो इससे आप वेलोसिटी इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, s1 से s2 गया। ठीक है, तो s1 से s2 गया तो डिफरेंस निकाल देंगे, s2 माइनस s1। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस उसने कवर किया a से b में जाने के लिए। ओके, और उसको ऐसा करने में कितना टाइम लगा, वो कैसे t1। तो दिस फॉर्मूला will help you to make out how much was the velocity of that particular body when it was at point A and started moving towards B, or when it had reached B. ठीक है, ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, is this was a displacement time graph? This can be displacement time graph when you take displacement in case of distance over here. जब आप वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकाल रहे हो या स्पीड निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है, तब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ लोगे। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ही लेना है, वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे, Displacement velocity to find velocity. जब स्पीड कैलकुलेट करते हो, और वहीं पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछी है तो आप डिस्टेंस की जगह वहां क्या ले लेते हो, Displacement. बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है तो दोनों ही पाथ कवर्ड और दोनों ही टाइम और पाथ कवर्ड का रिलेशन, वो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया बस, और यहाँ पर आपका कंप्लीट पाथ हो गया। ओके, ये किसका था, यूनिफॉर्म मोशन का। अब सेकेंड आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फाइन, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अंडरस्टूड है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, बॉडी इक्वल डिस्टेंस तो कवर नहीं करेगी। यस मैम, ये बात हमने बोली थी पहले, व्हेन बॉडी कवर्स different distances or unequal distances in equal interval of time, then it is termed as non-uniform motion. तो कभी body sometimes it becomes if equal distance is there but equal time is not there, then also non-uniform. No, that won't be an example of non-uniform motion. Non-uniform motion में हमारा सिर्फ क्या होगा, आपके distances vary करेंगे, टाइम इंटरवल सेम ही रखेंगे। ठीक है, एक चीज को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा,
एक चीज को अगर आपने टाइम को कांस्टेंट रखा और डिस्टेंस को स्टडी किया तभी तो वो मोशन क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया और पहले उसने इंक्रीज करते हुए क्या है कुछ डिफरेंस आया कि मान लीजिए वो इक्वल ही नहीं कर रही है, पहले 2 सेकंड्स में वो थोड़ा कम कर रही है, फिर उसने एकदम से क्या किया, राइज किया, फिर उसने नेक्स्ट 2 सेकंड्स में बहुत ज्यादा मतलब अपनी डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ऐसे में आपका ग्राफ क्या होगा, लीनियर नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, ऐसे केस में आपका ग्राफ कर्व के फॉर्म में आएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान क्या है कि योर ग्राफ विल नॉट बी अ लाइन, इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ अ कर्व। ठीक है, बट आपको इससे कैलकुलेशंस वगैरह नहीं आएंगे, अगर आपको कैलकुलेशंस आएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन वाले से ही आएंगे। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, ये बस डिमार्केट करने के लिए है कि आपका यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कैसे होते हैं, लीनियर होगा, और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, वो कर्व फॉर्म में होगा। मैम नॉन यूनिफॉर्म कर्व फॉर्म में होगा और कोई फॉर्म में नहीं होगा, zigzag नहीं, कर्व फॉर्म ही रहेगी उसकी। आप जब प्लॉट करोगे, आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे आप अलग अलग वेलोसिटी ले लो, सॉरी अलग अलग डिस्टेंसेस ले लो। जब आप अलग अलग डिस्टेंसेस लोगे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, कोई कर्व सा फॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तब। ठीक है, तो वो आपको क्या बताता है कि दीज आर नॉन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये आपके क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ्स जो होते हैं वो आते हैं डिस्टेंस की जगह हम क्या ले लें, डिस्प्लेसमेंट। वो बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें तो कुछ, वो तो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस डिस्टेंस की जगह आप y एक्सिस पे क्या ले लोगे, उस केस में आप y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लोगे, चीजें बिल्कुल वैसी रहेंगी। डिस्प्लेसमेंट के केस में भी अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ लीनियर होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो ग्राफ कर्व फॉर्म में होगा। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, यहां क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे टाइम, टाइम, ओके, और इस तरफ क्या आ जाएगा, वहां पे डिस्टेंस वेलोसिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ। अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है, मैम सभी ग्राफ्स में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म टाइप्स होंगे। हाँ बिल्कुल, सभी क्या, 2 तरह के ग्राफ्स हैं आपके पास, ये सेकेंड टाइप है वेलोसिटी टाइप, और पहला था आपका डिस्टेंस टाइम। 2 ही चीजों में आपने रिलेशन पढ़ा है, एक आपने पढ़ा था डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, तो आपने क्या निकाला था, स्पीड निकाली थी, या डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेशन में आपने क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम से आपने एक्सेलरेशन निकाला था। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से, या इससे भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यस, तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी कैसी रहती है, कोई बताएगा, ये चीज मुझसे हीर ने पूछी थी लास्ट टाइम, आई स्टिल रिमेम्बर, आपने यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड पूछा था मुझसे। Yes, sir. एज इट इज रहती है। बताओ कैसी रहेगी आपकी वेलोसिटी अगर मोशन मैम वो यूनिफॉर्म एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होता। यानी अगर आपने जर्नी अपनी जब स्टार्ट करी, आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स भी आपकी स्पीड कैसी रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपकी स्पीड आफ्टर 6 सेकेंड्स भी क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जब जर्नी स्टार्ट करी, अब आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे। ठीक है, तो आप अगर हर एक आवर के बाद
1 2 3 4 आवर्स के बाद जब भी स्टडी करोगे आप एक ही स्पीड से लगातार चल रहे हो। इसमें देखिए इस ग्राफ में टाइम बढ़ता जा रहा है बट आपका वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी 40 की 40 ही रही, वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है विद टाइम। तो जब भी आपके यूनिफॉर्म मोशन है तब बॉडी क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। ओके, समझ रहे हैं? Yes. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉइंट ए पर हैं और आप पॉइंट बी पर देखें तो यहां पर क्या होगा कि आप इस टाइम पे मान लीजिए t1 टाइम पे पॉइंट ए पर थे, फाइन, और t2 टाइम पे आप किस पे पहुंच गए, पॉइंट बी पर पहुंच गए। ठीक है, तो इसमें मैंने आपसे बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया। और डिस्प्लेसमेंट किससे पता चलता है, जो ये एरिया एनक्लोज हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो क्या दे देगा, वो आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझिए इसको। इसमें एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन व्हेन द बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, the area covered inside this graph will let you know the displacement which body A has shown from moving A to B। ठीक है, कि जो ये एरिया इनक्लोज है इससे आपको आइडिया लगेगा कि A से बॉडी B पर जब गई T1 से T2 टाइम में तो उसमें उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रही, टाइम में चेंज किया हुआ T1 टू T2 हो गया, बट कितना आपका इसमें 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपका कैसे पता लगाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम या स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। याद करो बेटा, ये तो 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। D इज इक्वल टू व्हाट, S इनटू T होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर S हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है, कोई चेंज तो है ही नहीं वेलोसिटी में, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज है, वेलोसिटी A पर भी 40 थी, वेलोसिटी B पर भी कितनी है 40। ओके, और टाइम अगर हमें देखना हो तो कितने टाइम इंटरवल में A से B पर गया, बता कितने टाइम इंटरवल पे वो A से B पर गया, 40 किलोमीटर बढ़ा, T2 माइनस T1। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि बॉडी A से B मूव करने पे कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने शो किया। क्लियर है ये चीज? यस यस मैम, यस मैम, सबको यस मैम, फाइन। अब इसमें आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम को चेंज करते रहोगे, आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी सेम चल रही है, राइट। ये किस केस में था, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो करती। क्लियर है ना ये चीज? यस मैम। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये तो हमारा ग्राफ था जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही थी, राइट।
यानी लगातार क्या था, एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करना टाइम का चेंज होने पर भी उसको क्या बोलते हैं, देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ तभी एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब अभी तो हमने ये एग्जांपल पढ़ा जिसमें क्या है, एक ही लाइन से, स्ट्रेट लाइन से आपको पता चल रहा था, तो क्या था, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। 40 की 40 ही है, फाइनल स्पीड भी 40, इनिशियल स्पीड भी 40, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। आप क्यों एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सेलरेशन में कहते हो v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब कोई भी टाइम ले लो, यहाँ पे x y z कोई भी टाइम डिफरेंस ले लो, t2 माइनस t1, मगर v माइनस यू तो क्या होगा, 40 माइनस 40 ही रहेगा। तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन तो था बट एक्सेलरेशन बॉडी में क्या था, नहीं था, नहीं था। हाँ, ठीक है ये चीज। यस। अगर बॉडी एक्सेलरेट करे तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नहीं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कैसे करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। इसी में पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, ये सेकंड टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा ये चीजें क्लियर हो रही है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो साथ के साथ पूछते जाना, बात के लिए इकट्ठा करके मत रखना, साथ के साथ पूछते चले जाओगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आगे का कंसेप्ट ना समझ में आए, उसलिए जरूरी है कि यहीं के यहीं आप क्लियर करते चले। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स मान लीजिए, इस तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस पे ये क्या है, वेलोसिटीज, ठीक है। और ये क्या है आपका टाइम टेकन, टाइम। ओके, बॉडी 2 सेकेंड्स पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। 4 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड्स के बाद उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली 30 मीटर पर सेकेंड। 8 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी बढ़ा ली 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी भी कैसे है कि हर एक टाइम इंटरवल पर देखो तो बराबर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी बराबर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कैसे देखें, मान लीजिए 2 सेकेंड्स पे उसकी कितनी थी, 10 थी, और 4 सेकेंड्स के बाद 20 हो गई, तो कितना एक्सेलरेशन हुआ बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। 20 v हो गया। v क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ओके, इसमें देखें तो v क्या है, बॉडी अगर हम इतने केस के लिए स्टडी कर रहे हैं, ये इतने टाइम इंटरवल के लिए मान लीजिए, यहां से यहां के लिए, तो यहां पर 4 सेकेंड्स पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 है, और 2 सेकेंड्स पर कितनी थी, 10 थी, और टाइम इंटरवल कितना आया, 4 माइनस 2, तो कितना आया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। अब हम इस इंस्टेंट के लिए भी बात कर लें, यहां से यहां के लिए बात करें। यहां पर बॉडी कितने पर है, कितने टाइम पर है, 6 सेकेंड्स पे, तब उसका वेलोसिटी कितनी है, 30 है। फिर 8 सेकेंड्स पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए 40 है। तो आपकी बार एक्सेलरेशन ये a1 है और ये a2, अगर हम नेक्स्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30, 8 माइनस 6, ये भी कितना आएगा,
5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर Square. सेकेंड। तो अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई कि हर बार एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। यस who's this here? या बोलो बेटा। मैम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड में तो फिर क्या फर्क रहा? बेटा यूनिफॉर्म स्पीड में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को देख रहे थे, यहाँ पर हमने बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी, और वहां पर हम किसको देखते थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? Yes. वो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम यहाँ पर क्या बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को, यानी ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी इक्वल ही आ रहा है। When equal acceleration या equal change in velocity takes place in equal interval of time, तो ऐसा मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यानी हर बार आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही है, या वेलोसिटी में जो चेंज है वो 10 मीटर पर सेकंड का ही है। ये मैंने आपको इसीलिए बताने की कोशिश करी है कि आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को समझो कि क्या चीज होती है। इसको यूनिफॉर्म मोशन से कंफ्यूज मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्टडी कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड में जब हम बात करते थे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के साथ रिलेशन देखते थे। समझ रहे हैं? ये चीज क्लियर हो रही है? यस यस मैम। मैम ओके। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है तब क्या होता है, आपका बॉडी लीनियर ग्राफ ही शो करेगी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ था उसी तरीके का ग्राफ आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, क्लियर है? और इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बॉडी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम किया, डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा, ये जो पूरा ग्राफ है जो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप स्टडी कर सकते हो। अब समझने की कोशिश करिए, पॉइंट ए पर है, पॉइंट बी पर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये आपको, सॉरी इसको क्लियर कर देते हैं जिससे ज्यादा क्लियर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बताने में भी मदद करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी ली है और t पर हमने टाइम लिया है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और a से बॉडी को b पे मूव करना है। ये तो क्लियर है कि ये कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन ग्राफ है, ठीक है, लीनियर ग्राफ है, इससे क्लियर हो रहा है। बट अगर मुझे पता लगाना हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो मुझे क्या करना होगा, इसका एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, इसका एरिया ये ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है। अगर इस ट्रेपेजियम का मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये समझ रहे हैं? यस मैम। और इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक पैरेलल लाइन जो आपका नीचे जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। मान लो इस पॉइंट को आपने बी मार्क किया, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ई था। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यस मैम, हम लास्ट टाइम जो हमने वेलोसिटी में फाइंड आउट किया था उस तरीके से नहीं कर सकते ऐसे वेलोसिटी का? वेलोसिटी बेटा वहां पर क्या था, वेलोसिटी सेम थी, 40 रख दिया था आपने, सीधे रखा था। यस मैम। वेलोसिटी इनटू टाइम आपने किया था
तो आपने सीधे 40 रख दी थी क्योंकि आपको नोन थी, या कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड आपको नोन होगी, आप सीधे उसकी वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे। बट यहाँ पर तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। यस मैम। ओके, तो अब क्या है, आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे और ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। जब दोनों के एरिया 1 और एरिया 2 को आप ऐड कर दोगे तो टोटल कंप्लीट एरिया आपको पता चल जाएगा, और एरिया पता चल जाएगा तो आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी चीज क्लियर हो रही है? यस मैम। ये हम करेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को समझेंगे। ग्राफिकल फिर से समझा दो ना, क्या चीज बेटा? मैं जो आपने अभी समझा फिर से समझा दो ना प्लीज। हाँ बेटा, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पहला आपने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड मेंटेन रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए वेलोसिटी एक ही रहती है। जो भी आपने x मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मानी, पूरे उसमें टाइम चेंज होता रहता है उसमें, ठीक है। इसीलिए उसका आप उसके लिए इजीली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, ये इससे कैलकुलेट कर रहे थे। मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बॉडी जा रही थी, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता, सीधे सीधे ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते। तो आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हो। यस ये मान लीजिए t1 टाइम था, ये t2 टाइम था, ये पहला वाला बता रही हूँ मैं आपको, यूनिफॉर्म मोशन वाला, जिससे पहले हमने डिस्कस किया है, समझ रहे हैं? यस। तो इसमें क्या होगा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब बॉडी मूव करी तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या वेलोसिटी जब उसकी -t1। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी कितनी थी, x ही थी, या आपने 40 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर जो ली थी, और टाइम कितना था, t2 माइनस t1। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जितने टाइम इंटरवल पे आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जितनी आपको दे रखी है, उनको पुट करिए और आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं फिर आगे पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का बताओ, तो आपको पूरा ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा और ये भी पॉइंट सी अगर मान लीजिए यहाँ होगा तो आप जितना एरिया, और वैसे भी अगर आप इस फिगर का डिस्प्लेसमेंट, इस सी से मत कंफ्यूज हो, अगर इस पर्टिकुलर फिगर से आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो मैं आपसे कहती हूँ कि इस एरिया, जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो ये है वो आपको देगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। यस मैम, 40 या फिर x। यहाँ इस केस में कितनी है उसकी लेंथ, x, 0 to x, और ये ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, t2 माइनस t1 करके, समझ रहे हैं? यस मैम। ये यूनिफॉर्म मोशन के केस में, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये स्लोप आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जैसे वहां पर a to b मूव करने में स्ट्रेट लाइन आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। बट यहाँ पर जब स्लोप आएगा तो आपका एक ट्रेपेजियम फॉर्म होगा, और ट्रेपेजियम जब फॉर्म होगा तो आप क्या करोगे, उस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, फाइन। और 2 पार्ट्स में मान लो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी जब वो पॉइंट A पर था। यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ v होगी, और ये क्या है, t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, ठीक है। तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो लेंथ कितनी लोगे मैम? u और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ठीक है। और इससे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके आपका इतना एरिया का इतना तो आपका
डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। बट ये क्या है, ये भी आपको लेना है, उसमें ऐड करना है, इतने पार्ट का एरिया निकल आया तो ऊपर का कैसे निकालेंगे, ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यस मैम। अब बेस तो आप पता लगा लोगे T2 माइनस T1 करके, मैम हाइट भी हो जाएगा, और हाइट कितनी होगी, d माइनस यू, v माइनस यू। तो ये इतनी हाइट कितनी होगी, v माइनस यू, और ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा T2 माइनस T1। ये सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। कोई ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या नहीं क्लियर हो पा रहा हो? चलिए, ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। ओके, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की जगह क्या हो, रिटार्डेड मोशन हो, तो क्या होगा, यानी वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था और फाइनली क्या हुआ, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी अलग अलग पॉइंट पे, होता है। रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होने की जगह समय के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाएगी। तो उसमें भी आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा, बट वो क्या होगा, उसमें स्लोप इस तरह से आएगा, हायर टू लो, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यानी मान लीजिए यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड थी, जब वो ए पॉइंट पे पहुंचा तो 30 मीटर पर सेकेंड हो रही है, जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो कितनी हो गई, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड हो रही है। और ये आप मान लीजिए 2 सेकेंड्स में स्टडी कर रहे हैं, 4 सेकेंड 6 सेकेंड, तो 2 सेकेंड्स में आप देखो तो कितना अंतर आ रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे ग्राफ क्या होते हैं, रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है। अगर यहाँ पर देखो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, तो डिफरेंस देखोगे B से C में आने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी डिक्रीज हुई और टाइम कितना लगा, वही 2 सेकेंड्स। यहाँ पर 30 से 20 में आने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी डिक्रीज हुई और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स। क्लियर? यस मैम। ये थर्ड टाइप यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फोर्थ टाइप आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्या होगा इस केस में, वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, नॉन यूनिफॉर्म, अप एंड डाउन, कोई फिक्स नहीं होगा। हो सकता है पहले वेलोसिटी बढ़े, ठीक है, फिर वेलोसिटी कम हुई कहीं, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, फिर वेलोसिटी फिर हो सकता है कांस्टेंट भी रहे। इसमें वेलोसिटी में चेंजेस क्या होते हैं, टाइम के साथ यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। जब टाइम के साथ यूनिफॉर्म आपके वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, आपका zigzag पैटर्न आपको मिलता है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ये भी आपको स्टडी नहीं करनी, हमें यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के ही ग्राफ स्टडी करनी है। और इससे पहले वाला जो मैंने आपको थर्ड वाला ग्राफ बताया था यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का ग्राफ, that is going to be very helpful to you to study the 3 equations of motions, ठीक है, जिन पे हम अभी आगे मूव करने वाले हैं।
ये आपके सभी तरह के ग्राफ्स हैं, ठीक है। इन ग्राफ्स को अगर आपको समझ में आने लगे हैं ये ग्राफ्स, तो आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करने में भी इजी होगा। उसके साथ ही ग्राफ से स्टडी करके आपको कैलकुलेशंस करने में भी इजी होगा। ओके, तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो प्लीज ध्यान से पहले ये देखना कि व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन दैट बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी या इन दैट ग्राफ व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज बीइंग शोन टू यू, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान से पहले आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह का आपको ग्राफ दिया गया है, सही है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिस पर सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ना सबको, मुझे बताइए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट कीजिए बेटा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करने जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। कोई भी तरह का ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम जो जिस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे या जो तीन हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस बताई गई है, वो कैसे केस में बताई गई है, जबकि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको आपस में रिलेशन बताती हैं, डिस्टेंस का वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम, टाइम का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन, ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बताती हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? बेटा आर्यन भट्ट। चलो, पहली मोशन क्या है? v is u equal to u plus at। v तो आपको पता है क्या होता है। v से हम किसको डिनोट करते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। u से किसको डिनोट करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। a से किसको डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन। एंड देन टाइम। किसको? ध्यान रखिएगा, v किसके लिए है? फाइनल वेलोसिटी। u is for Initial velocity. velocity. Then a is for Acceleration. एक्सेलरेशन। acceleration and t टाइम। Time. एक और आता है s। s से मैं बार बार किसको यूज कर रही थी? स्पीड। स्पीड। s से मैं स्पीड नहीं यूज कर रही थी, यहाँ पर मैं s Distance. ठीक है। फाइन। हम जब भी ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करेंगे तो हर जगह हमारी v जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, u जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, a एक्सेलरेशन होगा, t टाइम होगा और s डिस्प्लेसमेंट होगा। यही हमारे वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो जिसमें हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v is equal to u plus at। v is equal to u plus at कहां से आया? v is equal to u plus at के लिए रिलेशन हमने कहा था कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बोला था हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यस मैम। इसी को रीअरेंज कर दें। अगर हम क्या करें, इसको a को t के साथ मल्टीप्लाई करें तो v a मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू v माइनस u। समझ रहे हैं सब लोग? बोर्ड पर ही देखना। यस मैम।
मिस हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू v माइनस u, और अगर u को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस u प्लस 80। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये कहां से आई, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वही एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला आप पढ़ते थे उसी से ये इक्वेशन आई है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? नो मैम। सेकेंड इक्वेशन कहां से आई, इसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब टोटल वेलोसिटी जो होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से आपको एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है किसी मोशन की। अब इस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसमें एवरेज वेलोसिटी रखनी है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अभी हमने पढ़ा था। यस मैम। इसको अगर हम यहाँ प्लेस कर दें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। यस मैम। एवरेज वेलोसिटी की जगह मैंने क्या रख दिया, v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब इसमें कहीं पर भी आप देखो तो रिलेशन में v नहीं है, देख रहे हो, सेकेंड इक्वेशन में कहीं पर भी v नहीं है, बट मेरा यहाँ पर v है, तो इस v को मैं रिमूव कर दूं। v को कैसे रिमूव करूंगी, v को मैं रिमूव करने के लिए हेल्प लूंगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus 80। तो इन प्लेस ऑफ v इफ आई प्लेस u plus 80 तो क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन, प्लस 80। ये हो जाएगी। यस मैम। को कोई डाउट है इसमें, ये समझ में आया? हमने सिर्फ v की जगह, यहाँ पे 2u है तो फिर इसमें तो एक ही लिखा है ना। हाँ, अभी हम कंप्लीट हमने नहीं डिराइव किया बेटा, अभी हम स्टेप है, इसके आगे फर्दर एक स्टेप है। देखो तो क्या हो जाएगा, इसके आगे देखो, यहाँ ऊपर आ जाओ। s इज इक्वल टू कितना हो गया, 2u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। ये हुआ। अब हम इसको क्या करें, स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, एक बार 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, क्लियर है? मैम हम 2 कैंसिल नहीं कर सकते? वही करेंगे बेटा। मैम मैम पहले मैम पहले कर दिया होता तो जल्दी हो जाता। मिनट ऊपर हो गया लेक्चर। यस यस यस, इसको बेटा चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम।